नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं बीकेसी कलम से क्रांति। तो हम लोग पढ़ते हैं यूपी टेट और सीटेट पर्यावरण। यूपी टेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम्स, ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडी। ठीक है, पर्यावरण। हम लोगों का टारगेट कितना है? 125 प्लस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसमें प्रतिदिन 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप जो है वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए, तो आज का हम लोग जो है टॉपिक कल हम बात कर रहे थे आवास और निकेत पर। आज का टॉपिक है आवास और निकेत। ठीक है, आवास और निकेत दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आइए सीखें आवास क्या है और ये निकेत क्या है। चलिए, यहां पर आप एक इमेज देखिए। सबसे पहले तो इमेज में आप देखेंगे, इमेज लगाइए। इस इमेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक ही यही है, जैव मंडल एवं बायोम तथा प्राचीन काल से मानव का पर्यावरण से क्या संबंध रहा है, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। देखिए, बीच में इमेज में देखिए, पिक्चर में बीच में बेचारी एक बकरी फंसी हुई है, पेड़ है, ईंट का भट्ठा है, सूर्य भगवान भी हैं और ऊपर CO2 का साइकिल चल रहा है। हाँ, तो जहां पर बायोटिक व अबायोटिक, जैव व अजैव, बायोटिक व अबायोटिक, जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं, इसे बायोम कहते हैं। ठीक, चलिए इमेज हटा दीजिए। तो हम बात कर रहे थे जैव मंडल। यहां समझिए पहले, जैव मंडल। जैव मंडल में दो चीजें होती हैं, जैव और अजैव। ठीक है, जैव अजैव। कल हम जैविक घटक और अजैविक घटक पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आवास क्या है और निकेत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आप बताइए, आवास और निकेत में क्या अंतर होता है? आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आवास और निकेत में क्या अंतर होता है। चलिए हम लोग यहां सीख लेते हैं। देखिए, एक आवास में, यहां देखिए, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। क्या कहा हमने? कि एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई जंगल है, उसमें गिलहरी का भी घर है, पक्षी का घोंसला है, ठीक है, शेर का जो है गुफा है, विभिन्न प्रकार के जीव उसमें रहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक जंगल है, जंगल को हम लोग आवास कहते हैं और उस जंगल में बहुत विभिन्न प्रकार के जो है जीवों के, पक्षियों का घोंसला हो सकता है। ठीक है, गिलहरी का घर हो सकता है उसमें। ठीक है, और शेर का गुफा हो सकता है, इग्लू हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार, जंगल में बहुत सारी जीवों का घर होता है। तो जंगल एक आवास है और उसके अंदर जिन जिन एक विशेष जीव का रहने के लिए स्थान है, उसे निकेत कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये हमने ABCDEFGH से डिनोट किया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निकेत। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आवास और निकेत में क्या अंतर है। आवास एक बड़े परिवेश को प्रदर्शित करता है और निकेत एक विशेष व्यक्ति के घर को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, जैसे हम लोग एक गांव में रहते हैं तो गांव पूरा क्या हो गया, या हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर हमारा आवास हो गया और उसमें रहने वाले लोगों का घर क्या हो जाता है? निकेत। हम लोग कहाँ रहते हैं? निकेत में रहते हैं। ठीक है, और हमारा घर कहाँ है? पूरा आवास में है। ठीक, तो आवास और निकेत में हम लोगों ने अंतर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकेत का मतलब निकेतन से होता है। आवास और निकेत में बिल्कुल अंतर है, आपने देख लिया। जो निकेत होता है, तो निकेत में रहने के लिए भौतिक और रासायनिक घटक की जरूरत होती है। भौतिक और रासायनिक घटक की जरूरत होती है। अगर
हाँ, जीवित रहने के लिए, किसी निकेत में जीवित रहने के लिए, जैसे कोई प्राणी है, हम लोग हैं अपने घर में अपने निकेतन में रहते हैं, तो हमें जीवित रहने के लिए, किसी भी प्राणी को अपने निकेतन में जीवित रहने के लिए भौतिक और रासायनिक चीजों की जरूरत पड़ती है। भौतिक घटक और रासायनिक घटक के बारे में हम लोगों ने कल ही बात कर लिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्वप्रथम क्या सीख लिया कि आवास क्या है और निकेत क्या है। आवास और निकेत में क्या अंतर होता है। आवास एक बड़ा परिवेश है और निकेतन क्या चीज है, एक विशेष व्यक्ति के रहने का स्थान है, ठीक है। तो मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन। पहले हम लोगों को पूंछ भी होती थी, इंसान के पहले पूंछ भी होती थी, पूंछ होती थी और निमेषक पटलिका भी होती थी, निमेषक पटलिका। तो पूंछ का प्रयोग करते थे जब हम लोग, इंसान जब आदि मानव पूंछ का प्रयोग करता था, पेड़ों पर उछल कूद करके चढ़ता था, तो उसको पूंछ भी थी। और निमेषक पटलिका के कारण जो है इंसान कुछ समय तक पानी में भी रह सकता था। तो धीरे धीरे जब हम पर्यावरण से दूर हो गए, दूर होते चले गए, तो धीरे धीरे ये चीजें लुप्त होती चली गई और आज एकदम से लुप्त हो गई हैं। तो पर्यावरण से आप संबंध बनाए रखिए। आज तो हम लोग पर्यावरण से इतने दूर हो गए हैं कि लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि कौन आम का पेड़ है, कौन जामुन का पेड़ है, कौन सब इमली का पेड़ है। तो आखेट करना, भोजन करना, यही इतना जो है आदि मानव का काम था। आदि मानव का काम आखेट करना और भोजन करना था, ठीक है। खेत, उसके बाद धीरे धीरे खेती करना सीख गया, ठीक है। फिर पशु पालना भी सीख गया, पशुपालन। चलिए, तो आज तो हम बहुत टेक्निकल हो गए हैं। तो पहले इंसान क्या करता था, केवल शिकार करता था, भोजन करता था, फिर धीरे धीरे खेती करना सीख गया, पशु पालना सीख गया, और आज तो बहुत सारे टेक्निकल युग में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो औजारों का निर्माण सबसे पहले किसने किया। औजार का निर्माण सबसे पहले किसने किया, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सबसे पहले औजारों का निर्माण किसने किया। लोग यहां देखिए, ऑस्ट्रेलोपथिकस। औजारों का निर्माण सबसे पहले किसने किया, ऑस्ट्रेलोपथिकस ने किया, ठीक है। कुल्हाड़ी का निर्माण किसने किया था, होमो इरेक्टस। कुल्हाड़ी का निर्माण सबसे पहले किसने किया, होमो इरेक्टस मानव ने किया, ठीक है। इसी तरह हार्पून एवं भाले का निर्माण किसने किया, हार्पून एवं भाला नियंडरथल हार्पून एवं भाले का निर्माण नियंडरथल ने किया। औजार का निर्माण सबसे पहले किसने किया, ऑस्ट्रेलोपथिकस ने। और कुल्हाड़ी का निर्माण होमो इरेक्टस, हार्पून एवं भाले का निर्माण नियंडरथल ने किया। हम लोग जैव मंडल पर, ठीक है, सीखिए जैव मंडल। जैव मंडल के लिए सबसे पहले इमेज लगाई। इमेज आप देखिए, प्रश्न आया हुआ है कि समुद्र सतह से कितनी ऊंचाई या गहराई तक जीव पाए जाते हैं। इसी इमेज आप देख लीजिए पहले, ठीक है। इमेज हटाइए। अब देखिए, जैसे समुद्र सतह है, ये पृथ्वी, ये समुद्र हो गया, ठीक है। तो समुद्र सतह से नीचे 200 मीटर तक जीव पाए जाते हैं। 200 मीटर समुद्र सतह से, ये समुद्र की सतह हो गई, तो समुद्र सतह के नीचे गहराई में 200 मीटर तक जीव पाए जाते हैं। और ऊपर की बात करें तो ऊपर 6000 मीटर तक
जीव पाए जाते हैं। तो जैव मंडल की आप बात कर रहे थे, तो पूछा गया था प्रश्न। तो जैव मंडल में दो चीजें होती हैं, जैव और अजैव। जीव कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? समुद्र सतह से 6000 मीटर ऊंचाई तक और समुद्र सतह से नीचे 200 मीटर गहराई तक जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे, जैविक समुदाय। अब देखिए जो है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय क्या है कि ऐसा समुदाय जिसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा समुदाय जिसमें विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और उनके बीच पारस्परिक क्रिया होती है, उसे जैविक समुदाय कहते हैं। तो ऐसा समुदाय जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं और उसमें उनके बीच पारस्परिक क्रिया हो तो उसे जैविक समुदाय कहेंगे। जैविक समुदाय की बातें हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक समुदाय का मतलब, जैसे अपना भारत है, भारत देश में बहुत विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें भाईचारा और वैमनस्य बना होता है। उसी प्रकार जंगल की बात करें तो जंगल में विभिन्न प्रकार के जो है रहते हैं जीव जंतु, लेकिन उनमें आपस में पारस्परिक क्रिया होती रहती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? जैविक समुदाय कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति क्या है? कीस्टोन प्रजाति किसी को पता है तो बताइए, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप जो है कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, क्या होती है कीस्टोन प्रजातियां? चलिए सीखें, ठीक है। हाँ, किसी समुदाय में प्रचुरता व अल्पता के बावजूद किसी समुदाय में प्रचुरता व अल्पता के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखें। किसी समुदाय में प्रचुरता व अल्पता के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखें हैं, तो ऐसे जीव कीस्टोन प्रजाति कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। तो कीस्टोन प्रजाति किसी समुदाय में प्रचुरता और अल्पता बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद भी वे अपना अस्तित्व समुदाय में बनाए रहें, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई देखिए अब आपको जल्दी नहीं दिखाई देती होगी। ये कीस्टोन प्रजाति पॉलिनेशन में काम आते हैं, ठीक है। ये जो है ये पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण, ठीक है। पॉलिनेशन, परागण, परागण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखिए, तो कीस्टोन प्रजातियां पॉलिनेशन के परागण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई परागण के लिए एक फूल पर बैठने के बाद दूसरे फूल पर जब जाकर बैठती है तो अपने साथ परागण के कुछ अंश, कुछ कण लेकर के जाती है, जिससे जो है परागण की क्रिया होती है। तो बटरफ्लाई, इसीलिए बटरफ्लाई देखो खत्म होती जा रही है। तो अब बटरफ्लाई पार्क भी खोले जा रहे हैं, इसीलिए जैसे कानपुर में देखिए बटरफ्लाई पार्क है। तो आगे बात करते हैं, जैसे शेर है, ठीक है, बब्बर शेर। अच्छा एक बात बताइए, शेर के चारों तरफ, शेर के मुख के चारों तरफ जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, शेर के चारों तरफ जो ऐसे ऐसे बाल होते हैं घुंघराले टाइप के, उसको क्या बोलते हैं?
ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो, शेर के मुख के चारों ओर, मुख के चारों ओर जो बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, उन्हें अयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अयाल। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? अयाल कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में यूपी टेट में आ चुका है। फाउंडेशन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति क्या है? कि ऐसी प्रजातियां, ऐसी प्रजाति जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हों, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हों, उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जैसे कोरल रीफ, कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ सबसे बड़ी जो है, कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? जैसे मान लो ये है आपका पूरब, ये उत्तर और पश्चिम, और ये दक्षिण है। तो किस साइड में, किस दिशा में कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की पाई जाती है? ऐसी फाउंडेशन प्रजाति की, ऐसी प्रजाति जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हो, उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। और उस प्रजाति के ऊपर कोई दूसरी प्रजाति भी निवास करती हो, उस प्रजाति के ऊपर कोई दूसरी प्रजाति भी निवास करती हो, तब उसे क्या कहते हैं? फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। जैसे कोरल रीफ, तो सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ है। तो ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ ये उत्तर पूर्व में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल रीफ है, सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई गई है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी प्रजाति, अगली प्रजाति है 3 नंबर हम लिखेंगे, अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति क्या चीज होती है? कि ऐसी प्रजातियां जो किसी दूसरे किसी प्रजाति को कवर करे, ढक दे, ठीक है। ऐसे छाता की तरीके से क्षेत्र जो किसी दूसरे प्रजाति को कवर करे। जैसे शेर है, गिर अभयारण्य, गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में जो किसी एक स्पेशल प्रजाति के लिए क्षेत्र बनाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला स्पीशीज, ठीक है। जैसे गिर अभयारण्य केवल शेर के, मतलब किसी स्पेशल, एक विशेष जीव के लिए वह क्षेत्र आरक्षित हो, उसे संरक्षण दे, छाते के तरीके से उसको घेर के रखे, तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला स्पीशीज बोलेंगे। जिस जगह पर ऐसे जीव रहते हों जहां केवल उसी व्यक्ति विशेष के लिए, स्पेशल जीव के लिए उसे बनाया गया हो। जैसे गिर अभयारण्य शेर के लिए बनाया गया है, कहाँ है? गुजरात। गिर अभयारण्य को आप यहाँ देखिए, ग और ग, तो इससे आप याद भी रख सकते हैं, गिर और गुजरात एक ही ग से शुरू हो रहा है, ठीक है। ग शब्द से, ग अक्षर से। तो अगली प्रजाति है, हम देखते हैं संकेतक प्रजाति, ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स स्पीशीज, संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति क्या है? देखिए कि ऐसी प्रजातियां, आप देखिए जैसे मछली है, तो जहां अधिक प्रदूषण होगा, जहां अधिक प्रदूषित जल होगा, वहां मछलियां नहीं पाई जाती हैं, वहां मछलियां नहीं पाई जाती हैं। क्यों? वो संकेत देती हैं, ठीक है। संकेतक प्रजाति, मछली एक संकेतक प्रजाति हो गई। क्योंकि जैसे नाले में, सीवरेज में देखिए, सीवरेज वाले पानी में देखिए, गंदे नाले में जहां पर गंदा पानी होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषित जल होता है, वहां मछलियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो मछलियां संकेतक प्रजाति हो गई, क्योंकि वो संकेत दे रही कि इस जगह पर प्रदूषित, बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी है। उसी तरीके से लीचन है, तो लीचन, लीचन भी क्या करता है? जहां ज्यादा प्रदूषण में नहीं पाया जाता, ज्यादा प्रदूषित पानी में नहीं पाया जाता है,
प्रदूषित पानी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो लीचेन भी क्या हो गया, इंडिकेटर्स स्पीशीज हो गया। जहां बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी होगा लीचेन, तो वहां पर लीचेन भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से लीचेन और मछलियां क्या हो गई, इंडिकेटर्स प्रजाभाव पर। यहाँ देखिए संक्रमिका क्या है, संक्रमिका या कोर प्रभाव, ठीक, कोर इफेक्ट। संक्रमिका या कोर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एज इफेक्ट, एज इफेक्ट। संक्रमिका या कोर प्रभाव क्या है, जहां पर एक आवास खत्म हो और दूसरा आवास प्रारंभ हो, जहां पर एक आवास समाप्त हो और दूसरा आवास शुरू हो। जैसे आप देखेंगे नदी समुद्र से मिलती है, ठीक है, नदी समुद्र से मिलती है, पर्वत व घाटी, ठीक, नदी तट तथा घास के मैदान, नदी तट तथा घास के मैदान। एस्चुअरी, एस्चुअरी समुद्र से मिलती है, जंगल का अंतिम बिंदु। ये चीजें हैं कोर प्रभाव। चलिए बात करते हैं, समुद्र नदी से मिलती है, तो जैसे समुद्र, ठीक है, ये नदियां हैं, ये बीच का क्षेत्र क्या होगा, संक्रमिका या कोर प्रभाव होगा। क्यों, क्योंकि समुद्र की कुछ जीव नदी में भी आ सकते हैं और नदी के जीव समुद्र में जा सकते हैं, तो इसे कोर प्रभाव कहेंगे, ठीक है। फिर पर्वत व घाटी, जहां पर पर्वत व घाटी मिलते हैं उसे क्या कहेंगे। अब पर्वत घाटी में आप लोग कहेंगे अंतर क्या है, देखिए पर्वत का मतलब ऊंचा और घाटी का मतलब नीचा, इस तरह से ये, ठीक, ये पर्वत हुआ, ये घाटी हो गई। तो पर्वत और घाटी जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, हाँ, संक्रमिका या कोर प्रभाव कहेंगे। नदी तट तथा घास के मैदान, ठीक है। ये आपका हो गया जो है पूर्वी तट, पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो आप बताइए जो है कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन से एस्चुअरी बनाती हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत के पूर्वी तट की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं। भारत के पूर्वी तट की ओर इस तरह से बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं कि एस्चुअरी बनाती हैं, आप बताइए आप लोग। देखिए जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, तो ये हिमालय से निकल करके इस तरह से खाड़ी में मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, कि जो नदियां मैदानी क्षेत्र से होकर, मैदानी क्षेत्र से होकर खाड़ी में मिलती हैं, खाड़ी में मिलती हैं, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाती हैं। क्यों, देखिए आपको जैसे इसमें कौन कौन सी नदियां आ सकती हैं, देखिए जैसे गंगा आपकी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कावेरी। तो इस तरह से ये निकल के हिमालय से कहा जाती हैं, खाड़ी में मिल जाती हैं। देखिए मैदानी क्षेत्रों से होते हुए जब आएंगी तो मैदान में क्या क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, मिट्टी होती है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों से बहती हुई जब आती हैं तो वो अपने साथ मलबा लेकर के आती हैं। जैसे ये नदी आ रही है, नदी, तो यहाँ मलबा इकट्ठा हो गया तो नदी इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, ठीक, ये हो गया डेल्टा, ठीक। और यहाँ भी मलबा इकट्ठा हो गया तो नदी ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ मलबा इकट्ठा हो गया तो ऐसे नदी जाएगी, ऐसी नदी चली जाएगी। तो जो मैदानी क्षेत्र से नदियां निकलकर बहती हुई आती हैं, खाड़ी में मिल जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। और जो नदियां जो है पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, जो नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, से बहती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुअरी। जो नदियां पहाड़ी क्षेत्र से बह करके आती हैं
वो एस्चुअरी बनाती हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी तट पर, ठीक है। ये पश्चिमी तट पर जो बहती हैं नदियां, ये एस्चुअरी बनाती हैं, और पूर्वी तट पर बायोम के कंपोनेंट्स, बायोम, ठीक है। एक इमेज लगाइए, आप लोग इमेज को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए इमेज को, देख रहे हैं आप जो बायोम के कंपोनेंट्स में पेड़ भी आते हैं, सेल भी आते हैं, जंगल भी आ जाते हैं, समुद्र भी आ जाते हैं। हाँ चलिए ठीक है, इमेज हटा दीजिए। अब एक दूसरा इमेज लगाइए। दूसरा इमेज आप देखिए इसको ध्यान से। ये इमेज अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए सॉइल भी है, वाटर साइकिल है, ठीक है, और वायु जल मृदा तीनों आप देख रहे हैं। चलिए हटा दीजिए। देखिए जैसे जैव मंडल है, तो जैव मंडल में आपने देखा इमेज में कि 3 चीजें थी, ठीक है, वायु, मृदा और जल। चलिए बायोम में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है, मरुस्थल पढ़ेंगे, टुंड्रा, घास स्थल, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, टैगा वन और उष्णकटिबंधीय। चलिए देखिए, अब आप इसको पहले समझिए। जैसे ये अपना ग्लोब है, तो ये है आपका भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कर्क रेखा होगी, ठीक है, कर्क, फिर आर्कटिक, कर्क रेखा, फिर ये आर्कटिक। इसी तरीके से आप जब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मकर और अंटार्कटिक, मकर, फिर यहाँ अंटार्कटिक। देखिए 0 अंश हो गया ये, हाँ 23.5 अंश, 67 अंश, और ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी वही 23.5 अंश और 67 और 90 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है भूमध्य रेखा पर। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर, हाँ, तो टेम्परेचर क्या, ऊपर जाएंगे तभी टेम्परेचर, नीचे जाएंगे तभी टेम्परेचर माइनस होता है, घटता है। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो आपको जो है ये टैगा और टुंड्रा और टैगा प्रदेश मिलेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में कर्क में और मकर में आपको क्या मिल जाएंगे? टुंड्रा मिल जाएगा और टैगा मिल जाएगा। बीच में आपको घास स्थल मिलेगा, ठीक है। पर्णपाती वन किसे कहते हैं कि गर्मियों में ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तब उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक। आप लोग कल आपका टेस्ट है, ठीक है, जितना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसका कल टेस्ट है, तो कल हम लोग टेस्ट देंगे। बेहतर तरीके से आप तैयारी करके आइएगा। आप लोग सदैव बदलते रहिए, बदलना जरूरी होता है बेहतरी के लिए, तो बेहतरी के लिए सदैव आप बदलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करिएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में आप जो है जवाब जरूर दीजिएगा। संक्रमित क्षेत्र, हाँ, संक्रमित क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है नंबर 1 इकोटोन, नंबर 2 इकोटाइप, इकोस्फीयर। तो आज का हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा जो है, संक्रमित क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इकोटोन, इकोटाइप और इकेड और इकोस्फीयर। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। कल टेस्ट है, कल आप तैयारी करके आइए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसी टाइम पर कल अगले वीडियो में, इसी चैनल पर। थैंक यू।